शादी की सालगिरह पर पति को मिला अनोखा गिफ्ट। पत्नी ने पैसों के लिए खुद का ही कर लिया। अगर मेरे साथ वक्त बिताती पति के सामने ही गैर मर्द की बाहों में थी वो। पैसों के लिए रिश्तों को कर दिया टार टार। लेकिन फिर हुआ ऐसा खेल जिसने मचा दिया हर तरफ हंगामा। सुनिए पति पत्नी और पैसे की यह हैरान कर देने वाली कहानी बिल्कुल मुफ्त। और अगर मेरे साथ तुम बैठती हो तो 2 करोड़, 10 करोड़ तब दूंगा अगर तुम मेरे साथ शिवाय अपनी जिस पत्नी पर भरोसा कर रहा था उसी ने सबके सामने शिवाय के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। अभी के अभी माफी मांगो, सॉरी बोलो उसे। मेरी चप्पल भी उससे माफी नहीं मांगेगी। शिवाय, भूल गई तुम? आज हमारी 3री सालगिरह है। मैं तुम्हारे लिए फूल लेकर आया हूं। नंदिनी ने शिवाय के हाथ से फूल छीनकर उसे जमीन पर फेंका और अपनी सैंडल से फूलों को कुचल दिया। सालगिरह माय फुट। मत भूलो तुम्हारी औकात क्या है। तुम्हारी औकात बस एक 2 कौड़ी की घर जमाई की है। सिर्फ एक घर जमाई, समझे तुम? और कैसी एनिवर्सरी? हाँ, इन फूलों के अलावा तुमने आज तक कुछ मुझे दिया है? अगर तुम कुछ देना ही चाहते हो ना तो तुम मुझे तलाक दे दो, वही सबसे बड़ा गिफ्ट होगा मेरे लिए। तुम्हें समझ में कैसे नहीं आता? दम घुटता है मेरा तुम्हारे साथ। मैं बस अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ, एक ऐसी जिंदगी जिसमें सब कुछ हो। और वो जिंदगी मुझे देव दे सकता है, तुम नहीं। चले जाओ यहाँ से। तभी वहां पुलिस की एंट्री हुई। दरअसल देव ने शिवाय के आते ही पुलिस को कॉल कर दिया था। बताइए, किसने परेशान किया आपको? शिवाय। क्या विशाणे, ज्यादा पार्टी करने का शौक चढ़ रहा है तुझे? अपने औकात से बड़े लोग के पार्टी में आके हंगामा कर रहा है। थाने चल, तेरी सारी पार्टी है ना मैं ही निकालूंगा। इंस्पेक्टर साहब, एक बात ध्यान रखना, इसकी खातिरदारी इतने अच्छे से करना कि कल ये मेरे जूतों में नाक रगड़ते हुए अपनी जान की भीख मांगे। अरे देव सर, ये मैटर मैं संभाल लूंगा। आप उन मैडम के साथ पार्टी एंजॉय कीजिए, बस हमारा थोड़ा सा ख्याल रख लेना। बेफिक्र हो इंस्पेक्टर, तुम्हारे थाने पहुंचने से पहले तुम्हारा तोहफा मिल जाएगा। इंस्पेक्टर शिवाय के हाथ में हथकड़ी पहनाकर उसे उस पार्टी से घसीटते हुए ले गया। शिवाय ने पुलिस को एक शब्द भी नहीं कहा। उस रात जेल में शिवाय बिल्कुल भी सो नहीं सका। उसे वो रात एक जन्म जैसी लग रही थी। तुम्हारा पति नाकारा है, मैं नहीं। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ मैं दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर तुम्हें 2 करोड़ चाहिए तो तुम्हें मेरे साथ, और अगर 10 करोड़ चाहिए तो खुद को मेरे हवाले करना होगा। लेकिन देव अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही ऑल आर मैड, निकालो उसको बाहर। शिवाय नंदिनी से बेइंतहा मोहब्बत करता था। वह उसका बचपन का प्यार थी। आज उनकी शादी को 3 साल हो चुके थे, लेकिन उसकी साधारण जिंदगी के कारण नंदिनी उससे बेहिसाब नफरत करती थी। ये शादी उसकी मर्जी के खिलाफ जाकर उसके दादाजी ने करवाई थी। नंदिनी को हमेशा एक अमीर पति चाहिए था। शिवाय ने कभी उसे ऐशो आराम नहीं दिया और नंदिनी ने उसे कभी अपनाया ही नहीं। पर शिवाय ने कभी हार नहीं मानी। हर हफ्ते वो एक गुलाब देता रहा, एक उम्मीद के साथ कि कभी ना कभी उसका प्यार स्वीकार होगा। Hi Nandini. Oh, hi Riya. Wow, you are looking so pretty. Thank you. ज्वेलरी पहनना भूल गई क्या? ओह सॉरी, तेरा पति तो तुझे चप्पल भी नहीं दिला सकता, तो ज्वेलरी तो बहुत दूर की बात है। खैर देख, मेरे पति ने कल ही मुझे 3 करोड़ का नेकलेस दिया है। सही लग रहा है ना? Very nice. Yeah.
मेजर शिवाय, फाइनली आप हमें मिल गए। हम आपको 3 साल से पागलों की तरह ढूंढ रहे थे। हमें आपकी जरूरत है, आप लौट आइए। ये सही वक्त नहीं है। फिलहाल मेरे लिए मेरी शादी बचाना ज्यादा जरूरी है। चले जाओ तुम। ये देखो तो कौन आया, नंदिनी का पति। यार जो भी बोलो, इसके हैंडसम लुक्स और इंटेंस आंखों का जाल सीरियसली टू हॉट टू हैंडल। हॉटनेस का अचार डालेगी क्या? शक्ल देख के वर्ल्ड टूर नहीं होता है, उसके लिए जेब भी गर्म होनी चाहिए, जो इसकी है नहीं। नंदिनी, नंदिनी, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, प्लीज। यार छोड़ो मेरा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ? नंदिनी, साइड में चल के बात करते हैं ना। मुझे तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बताना है, प्लीज मेरे साथ और चलो। क्या बताना चाहते हो तुम? 3 साल से मैं बस तुम्हारी ही बातें सुन रही हूँ। और अब अच्छा होगा कि तुम यहाँ से निकल जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। मैं कहती हूँ जाओ। नंदिनी, नंदिनी, बस आखिरी बार मेरी बात सुनो प्लीज। मैं तुम्हें सब कुछ साफ साफ बताना चाहता हूं, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। ये देख रहे हो तुम? ठीक से देखो, अपनी आंखें खोल के देखो। तुम्हारी औकात यहीं तक की है। अब अपना ये मुंह उठाओ और निकलो यहाँ से। किस बात का इतना बवाल मचा रहा है तू? नन्ही में भी रिलैक्स। तुम्हारा पति नाकारा है, मैं नहीं। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ मैं दूंगा। क्या तुम मेरी मदद करोगे? ऑब्वियसली, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर तुम्हें 2 करोड़ चाहिए तो तुम्हें मेरे साथ है, और अगर 10 करोड़ चाहिए तो खुद को मेरे हवाले करना होगा। लेकिन देव अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही बेवकूफ आदमी, ये क्या किया तुमने? वो बेचारा मेरी मदद कर रहा था और तुम अभी के अभी माफी मांगो उससे। मेरी चप्पल भी उससे माफी नहीं मांगेगी। और तुम चलो मेरे साथ, चलो। शिवाय सिर्फ नंदिनी को देख रहा था। यकीन नहीं हो रहा था कि 3 साल से जिस लड़के के लिए वो जी रहा था वो इतनी लालची और एहसान फरामोश निकलेगी। ये 12 साल पुरानी नंदिनी नहीं हो सकती। इतनी मासूम और साफ दिल वाली लड़की इतनी घटिया कब बन गई? या शिवाय माहेश्वरी कौन है? मैं हूं शिवाय।
महादेव की सौगंध, तुम में से आज कोई भी अपने पैरों पे नहीं लौटेगा। एक साथ बॉडीगार्ड्स को मारना मजाक नहीं था। सबको लगा शिवाय पागल हो गया है। 30 सेकंड के अंदर शिवाय ने सबको जमीन पर पटक दिया। थोड़ी चोट उसको भी आई, पर वो फौलाद की तरह खड़ा था। देव की बुलाई हुई पुलिस आ गई। नंदिनी कुछ कह पाती उससे पहले पुलिस शिवाय को उसके घुटनों पर ले आई। उसकी पूरी दुनिया आज उजड़ चुकी थी। उसके बचपन के प्यार ने उसका दिल, यकीन और गुरूर सब तोड़कर रख दिया था। उसके जहन में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या ये वही नंदिनी थी जिससे वो 12 साल से प्यार करता था? आज पहली बार नंदिनी ने शिवाय को अपने ही नजरों में गिरा दिया था। क्या यही होता है एक तरफे प्यार का अंजाम? अब किसे चुनेगा शिवाय, खुद को या अपने सालों पुराने प्यार नंदिनी को? और क्या वो इस जेल की काल कोठरी से निकल पाएगा? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम पर। दूसरी तरफ आधी रात को नंदिनी अपने घर पहुंची और गुस्से में तमतमाते हुए रेखा के कमरे का दरवाजा जोर जोर से नॉक करने लगी। मॉम, दरवाजा खोलो। यहाँ मेरी नींद उड़ी हुई है और अब चैन की नींद कैसे सो रही है? क्या बेटा, इतनी रात को चीख क्यों रही है? और तू तो पार्टी के लिए गई थी ना, किसी से पैसों की मदद हुई क्या? मदद तो बहुत दूर की बात है। मुझे उस निकम्मे पति ने वहां सबके सामने तमाशा कर दिया और अब कोई भी मेरी मदद नहीं करना चाहता। सबके सब मुंह मोड़ के चले गए। नंदिनी ने अपनी माँ को क्लब में घटी पूरी घटना बताई। ये सब वो तेरे दादाजी बुढ़े की वजह से हुआ है। उसने ही तेरी शादी शिवाय से करवा दी जबरदस्ती। अगर उस वक्त मैं रोक लेती ना, तब ये नौबत नहीं आती। मॉम, बस बहुत हो चुका। मैं उस शिवाय के साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकती। मुझे उससे डिवोर्स चाहिए। पर बेटा, कैसे देंगे डिवोर्स? तुझे याद है वो बुढ़े की अग्रीमेंट? उसमें साफ साफ लिखा है, अगर तूने शिवाय को डिवोर्स दिया तो बजाज फैमिली की आधी प्रॉपर्टी उसे दी जाएगी। और वो नाकारा शिवाय यही तो चाहता है कि उसकी खाली जेब भर जाए हमारे पैसों से। नहीं मॉम, यही सही मौका है। मैं जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। आप बस मुझ पे भरोसा रखिए। ये कहकर नंदिनी के चेहरे पर एक बेहद शातिर मुस्कान आ गई। शिवाय अपने प्यार और अपने आत्मसम्मान के बीच उलझा था। उसके मन में 12 साल पहले वाला वाकया बार बार घूम रहा था। नंदिनी उसके बचपन का प्यार हो ही नहीं सकती। वो उस भयंकर काली रात में किए गए वादे को कैसे भूल गई? और यही सोचते हुए उस बचपन वाली लड़की का मासूम चेहरा, प्यारी गहरी आंखें, मीठी आवाज सब एक एक करके शिवाय के सामने आने लगा। अगर नंदिनी मेरे बचपन का प्यार थी तो मैं उसे जाने कैसे दे सकता हूं? घुट घुट के तो मैं फिर भी जी सकता हूं, लेकिन नंदिनी के बिना अगले दिन सुबह होते ही नंदिनी जल्दी से उठकर तैयार हो गई। आज वो खुश थी क्योंकि फाइनली उसे इस बेकार शादी से छुटकारा पाने का मौका जो मिल गया था। वो सोच रहा होगा उससे आज जमानत मिलेगी, लेकिन मैं आज उसे तलाक दूंगी। मैं वकील से उसके जमानत के लिए नहीं, उसके तलाक के लिए मिलूंगी। आई एम सो हैप्पी। नंदिनी नीचे आ गई जहां उसका दोस्त यश पहले से ही बैठकर चाय पी रहा था। यश नंदिनी का स्कूल फ्रेंड था और स्कूल से ही नंदिनी पर लट्टू था। रेखा से तलाक की भनक लगते ही वो नंदिनी से मिलने आ गया। अरे यश बेटा, इतने दिनों बाद आए हो। तो नंदिनी आई।
और आजकल क्या कर रहे हो? इतनी महंगी गाड़ी खरीदी? जी आंटी, एक्चुअली मुझे प्रमोशन मिल चुका है। फिलहाल 5 करोड़ का पैकेज है मेरा। जी। बेटा तुम कितने जिम्मेदार और काबिल हो। और ये शिवाय हमारे परिवार के लिए कलंक है। तुम्हें एक सच बात बताऊं, आज तक नंदिनी और शिवाय एक बिस्तर पे सोए भी नहीं है। क्या बात कर रहे हो? तू चले? हाँ श्योर। लेट हो रहा है ना? देव साहब कैसे याद किए इस मामूली इंस्पेक्टर को? इंस्पेक्टर साहब, आपसे एक छोटा सा काम था। देव ने अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए पुलिस स्टेशन कॉल किया और इंस्पेक्टर को रिश्वत देकर शिवाय को 3rd डिग्री टॉर्चर देने के लिए कहा। 1 मिनट पाटिल, वो जो 3 नंबर वाले में हीरो है ना, उसके कपड़े उतार। उसकी आज गर्मी है ना, मैं निकालूंगा। हाँ देव साहब, काम हो जाएगा। शिवाय एक शिव भक्त था। जब भी वो जीवन में किसी दो राह पर खड़ा होता तब वो महाकाल को पुकारता। आज भी जब वो कोने में अपनी आंखें बंद करके ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा था कि तभी वो हवलदार शिवाय के पास गए। पता है महाकाल को विनाशक क्यों कहा जाता है? जब भी अधर्म अपनी सीमा पार करता है तब उनका तांडव सब कुछ नष्ट करके ही एक नई शुरुआत लाता है। अब पूरी दुनिया देखेगी शिवाय का तांडव। तभी इंस्पेक्टर के साथ 2 और हवलदार वहां आए और शिवाय को लाठियों से मारने लगे। पाटिल, बांध दे इसको ऊपर। कुछ ही मिनटों में हवलदारों ने उसके हाथ पैर बांधकर उसे जेल की काल कोठरी में लटका दिया। उसका गठीला शरीर अब एक बेजान जानवर की तरह लटक रहा है। मार पाटिल। बल्ब की रोशनी में शिवाय के बदन से खून पानी की तरह बह रहा था और सामने इंस्पेक्टर अपनी बेल्ट लेकर उसे मारने के लिए तैयार था। हवलदारों की इस हरकत को देखकर शिवाय एकदम शांत हो गया, पर यह एक बड़े तूफान के पहले वाली शांति थी। अचानक आजाद नगर पुलिस स्टेशन का माहौल खत्म हो गया। तभी एक एसयूवी कार पुलिस स्टेशन के सामने आकर खड़ी हो गई। उनमें से एक ऑफिसर कैप्टन सरताज शिवाय को ऐसे देखकर चौंक गया और हड़बड़ाते हुए बोला, ये क्या किया तुम लोगों ने? You all are mad. निकालो उसको बाहर। ये सब क्या तमाशा लगा रखा है? पहले मुझे ये बताओ कि हम एक तरह के क्या अपने रौब दिखाना चाहते हो? तुम्हें पता भी है शिवम महेश्वरी है कौन? आज से 3 साल पहले इस शहर को बचाने वाले मसीहा है वो। एक साथ 735 आतंकियों को मारने वाला योद्धा है वो, और इंडिया के सबसे बड़े सीक्रेट एजेंसी का चीफ है वो मेजर शिवा है। सुनो इंस्पेक्टर, ये बात अपने तक ही रखना। ये नाम सुनते ही बॉडी इंस्पेक्टर को दिन में तारे दिखने लगे। इतने बड़े अधिकारी को उसने पिछली एक रात से जेल में रखा हुआ था और उनकी ऐसी हालत का जिम्मेदार वो था। अब इंस्पेक्टर को अपनी नौकरी जाने का डर सता था। कुछ ही देर में जेल का ताला खोलकर शिवाय के हाथ पैर की रस्सी खोलकर इज्जत के साथ बाहर लाकर कुर्सी पर बैठाया गया। शिवाय के कपड़े फटे हुए थे, सर से लेकर पांव तक वो खून से लथपथ था। वो दोनों हवलदार शिवाय के खून को उसके शरीर से साफ करने लगे। 3 साल बाद सभी कमांडोज आज पहली बार शिवाय को देख रहे थे।
सर, हमने आपको कहाँ नहीं ढूंढा और आप यहाँ थे। हमें कल पता चला आप इस हालत में हैं, इसलिए मैं पूरी बटालियन को लेकर यहाँ आया हूँ आपको लेने। आई एम सॉरी सर, हम लेट। नहीं कैप्टन, तुम एकदम वक्त पे आए हो। अभी हमें यहाँ से निकलना चाहिए। मुझे बजाज मेंशन ड्रॉप कर दो। इतना सब होने के बाद भी शिवाय नंदिनी के बारे में ही सोच रहा था। उसकी आंखों में कल रात की लगाई नंदिनी की आग दहक रही थी। शिवाय को वो आग बुझानी थी जो नंदिनी से मिलने के बाद भी बुझ सकती थी। शिवाय ने सबको वहां से वापस जाने का ऑर्डर दिया। प्लेटून फॉल बैक। शिवाय पुलिस स्टेशन से निकला और जल्दी से गाड़ी में बैठ गया। सारे कमांडोज भी उसके पीछे भागकर गाड़ी में बैठ गए। शिवाय के बगल में बैठे कैप्टन सरताज ने पूछा, मेजर, आप पूरी रात जेल में क्यों रहे? आपने हमें फोन क्यों नहीं किया? अपनी कद्र करना कैसे सीखता सरताज? अगर एक रात वहां नहीं बिताता तो। लेकिन अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ये रात मेरे लिए हमेशा यादगार रहेगी। उसे नंदिनी से कोई उम्मीद नहीं थी, पर फिर भी उसके कड़वे शब्द सोचते ही उसके बदन में सिरहन दौड़ गई। मुझे आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। आपको याद होगा मेजर, आज से 5 साल पहले हमने एक समझौता किया था जेएनके में गैर कानूनी मामलों को लेकर, लेकिन अब मिशन पूरा नहीं कर पा रहे हैं। वहाँ के गैर कानूनी संगठनों ने समझौता तोड़ दिया है। वो हम पर कभी भी हमला कर सकते हैं। हमें आपकी जरूरत है मेजर, अब आपको वापस आना होगा। मैं वो 3 साल पहले वाली दुनिया छोड़ चुका हूं सरताज। नाउ आई एम ए कॉमन मैन। उधर नंदिनी घर से निकलकर पुलिस स्टेशन के लिए यश के साथ निकली गई कि उसके घर के सामने एसयूवी कार आ गई। आगे खड़ी कार का दरवाजा खुला और गाड़ी से शिवाय को उतरते देख नंदिनी और यश हैरान रह गए। इस वक्त शिवाय की आंखों में अंगारे जल रहे थे। नंदिनी, 12 साल पहले सेंट्रल स्ट्रीट पे जो हादसा हुआ था, क्या वो तुम्हें याद नहीं है? वो किडनैपिंग, वो बर्थडे, कुछ भी याद नहीं है तुम्हें? तुम पागल हो गए हो कि उस दिन मार खा के तुम्हारे दिमाग पे भी चोट लगी है? और तुम बाहर कैसे? किसने करवाई तुम्हारी बेल? हाँ, क्यों, क्या, कैसे? इस बारे में मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। जिंदगी ने मुझे बहुत बड़ा सबक सिखाया नंदिनी, और अगर कल तुम मेरी इंसल्ट नहीं करती ना, उस तरह से मिसबिहेव नहीं करती ना, तो शायद मैं अपनी कद्र करना भी नहीं सीख पाता। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? आज जो ये तुम्हारी हालत है ना, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से है, मेरी वजह से नहीं। मैं तो तुम पर एहसान करने वाली थी, तुम्हें जेल से छुड़ा करो तुम वो की। मुझे तुमसे तलाक चाहिए नंदिनी, क्योंकि तुम वो लड़की नहीं हो जिससे मैंने प्यार किया था। डिवोर्स की बात सुनते ही सब शॉक रह गए। शिवाय नंदिनी से तलाक चाहता था। नंदिनी की ईगो बुरी तरह हट गई। उसने गुस्से से कहा, क्या कहा तुमने? तुम मुझे तलाक दोगे? मैं तुम्हारी औकात से कई गुना ज्यादा ऊपर हूँ, समझे तुम? और तुम बाहर कैसे आए? तुम्हारी बेल किसने करवाई? बड़े लोग थे वो जो इसे यहाँ तक लेकर आए और इसे घर छोड़ा। ये जरूर उनके पांव पड़ा होगा, वरना ये जेल से बाहर नहीं आ पाता। तुम लोगों को ये आइडिया नहीं है कि अब मैंने अपनी इज्जत करना सीख ली है। मैं रोशनी का वो जर्रा हूं जिसमें महादेव बसते हैं। और ये बात भी सही है, अगर मैं खुद अपनी इज्जत नहीं करूंगा तो ये जमाना मेरी इज्जत क्या करेगा? मेरी हर एक सांस मेरी एक पूजा है और हर एक कदम एक मिसाल। और अब तुम देखते रहना, बहुत मजा आने वाला है। तुम होते कौन हो मुझे ये सब कहने वाले? पूरा इंदौर जानता है कि तुम्हारी क्या औकात है। आए बड़े मुझे सच्चाई पे लेक्चर देने वाले। हाँ, मैंने अपनी इज्जत खोई है, तुम्हारे सामने, तुम्हारे परिवार के सामने और यहां तक कि पूरे शहर के सामने। ये मेरी गलती थी, लेकिन तुम्हें मेरा प्यार दिखाई नहीं दिया नंदिनी। मैं तुम्हारे लिए छोटे छोटे एफर्ट्स करता था, तुम्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तुम्हें क्या लगता है नंदिनी,
मुझे मजा आता है लोगों की गालियां सुनने में। मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था, लेकिन तुम्हें वो नहीं दिखा। तुम्हें सिर्फ वो दिखा जो तुम्हारी माँ ने तुम्हें दिखाया, जो इस शहर ने तुम्हें दिखाया। तुम मेरे प्यार को कभी समझ ही नहीं पाई नंदिनी, कभी नहीं। लेकिन महाकाल की सौगंध, अब मैं खुद की नजरों में और जलील नहीं होना चाहता। शिवाय पिछले एक दिन में इतना कुछ झेल चुका था कि उसके अंदर आत्मा का दर्द उसके शरीर के दर्द से ज्यादा था। पर वो जलील लोग उसकी इस हालत के बारे में कुछ भी नहीं सोच रहे थे। मुझे तुम्हारा प्यार कभी चाहिए ही नहीं था। पहले दिन से मैं तुमसे नफरत करती थी। पता नहीं दादाजी को क्या नजर आ गया तुमने, तो तुमसे जबरदस्ती शादी करवा दी। और क्या कहा तुमने? छोटे छोटे एफर्ट्स क्या थे? लास्ट गिफ्ट तुमने मुझे एक नकली पर्ल का नेकलेस दिया था। नकली था वो, सुन रहे हो? मुझे बस तुमसे छुटकारा चाहिए। छुटकारा जरूर मिलेगा नंदिनी, क्योंकि अब तुम्हें ये इंसान जो मिल गया है, शिवाय ने यश की तरफ इशारा करते हुए नंदिनी से कहा, जो तुम्हें वो सब कुछ देगा जो मैं कभी नहीं दे पाया। तुझसे ज्यादा खुश रखूंगा इसे। और यू नो व्हाट, मेरा स्टैंडर्ड बहुत हाई है। मैं तुम जैसा कि मुझे नहीं लगता। अगले फिर नंदिनी का बर्थडे है, देखना मैं नंदिनी की इतनी बड़ी सरप्राइज पार्टी ऑर्गेनाइज करने वाला हूं ना कि सब देखते रह जाए। तभी तीखी नोकझोंक के बीच रेखा भी वहां आ गई और नंदिनी के हाथ पकड़कर उसे अंदर ले गई। भिखारियों के मुंह नहीं लगते नंदिनी, चलो। और शिवाय और यश आमने सामने खड़े थे। यश खुद को अकेला पाकर हड़बड़ा गया और कुछ सोचते हुए उसने चिल्लाकर नंदिनी से कहा, ओके नंदिनी, मैं कल आता हूं। कल डिवोर्स के लिए रेडी रहना, और हाँ, अपनी बात से मुकर मत जाना। वहीं खड़ा सोचता रहा कि क्या सच में पैसों में इतनी ताकत होती है कि वो किसी भी इंसान को बदल सके? क्या आज के समय में किसी को प्यार की कदरें नहीं रही? लेकिन शिवाय हार मानने वालों में से नहीं था। वो इन सवालों का जवाब ढूंढ कर ही रहेगा। आखिर शिवाय था तो खिलाड़ी ही, ना हारने वाला जाबाज खिलाड़ी। शिवाय ने अपने स्कूटर को एक खाली गली में रोका। उसने अपनी स्कूटी की डिक्की से रूबिक्स क्यूब निकाली और ठंडी हवा लेते लेते सॉल्व करने लगा। तभी उसकी आंखों में एक चमक आ गई। उसे रास्ता मिल चुका था। अपनी जेब से फोन निकालकर वो किसी को फोन करने लगा। उसने इंदौर के सियागंज में एक 52 मंजिला बिल्डिंग में कॉल लगाया था। वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक थी, जिसका नाम था इंडस ग्रुप। हेलो, दिनेश जी से बात हो सकती है? जी हाँ, बोल रहा हूँ। शिवाय माहेश्वरी। हफ्ते हुए एक 50 साल के आदमी ने यह कहा। शिवाय का नाम सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उसके सर पर पसीना चमक रहा था। दिनेश जी, आपसे एक काम था। बिल्कुल सर, लेकिन सर इतने साल आप कहाँ थे? शिवाय की आवाज में बदलाव आ चुका था। रौबदार आवाज में उसने कहा, दिनेश जी, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि 12 साल पहले इंदौर में सेंट्रल स्ट्रीट पे जो हादसा हुआ था, किडनैपिंग वाला, उसमें शामिल वो लड़की बजाज फैमिली की नंदिनी बजाज थी या कोई और लड़की थी? सर 12 साल पहले का इंसिडेंट का पता लगाना तो थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ आप नंदिनी बजाज को कैसे जानते हैं? मैं नंदिनी बजाज को कल डिवोर्स देने वाला हूँ और सबको बता देना कि मैं वापस लौट आया हूँ। ये सुनकर दिनेश हक्का बक्का रह गया। दिनेश ने एक लंबी सांस ली। शिवाय से बात करके उसकी खुशी दोगुनी हो गई। उसने जल्दी से अपना फोन उठाया और अपने सेक्रेटरी से कहा, सुनो, कंपनी के सारे डायरेक्टर्स को बोल दो
हम एक बोर्ड मीटिंग रखने जा रहे हैं और सबसे कह देना कि हमारे बॉस लौट आए हैं। शिवाय ने सॉल्व किया हुआ रूबिक्स क्यूब देखा। उसके चेहरे पर एक साफ मुस्कान थी। नंदिनी, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता था, तुम्हें रानी बना के रखता मैं अगर तुम मेरी बात सुन लेती तो। लेकिन महाकाल की कसम, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुमने क्या खोया है। आगे आगे देखो होता है क्या। खेल तो अब शुरू हुआ है। इस समय दुनिया के हर कोने में मौजूद इंडस ग्रुप के लोगों को मैसेजेस आने लगे थे। चाहे वो कहीं भी हो या उनकी पहचान कुछ भी हो, सभी को अपने फोन पर एक मैसेज मिला। मैसेज फ्रॉम इंडस ग्रुप, शिवाय माहेश्वरी इज बैक। इस हड़बड़ी में देव अंदर आया। क्या बात है, इतना हंगामा क्यों हो रहा ऑफिस में? देव वही लड़का था जिसने नंदिनी को साथ सोने का ऑफर उस पार्टी में दिया था और दिनेश देव का चाचा था, जिस बात से शिवाय अनजान था। ये तेरे सर पे चोट कैसी? देव ये जानता था कि उसके चाचा उससे ये सवाल जरूर पूछेंगे। अब कुछ नहीं, वो एक पार्टी में गया था, थोड़ा सा झगड़ा हो गया था। ये सुनकर दिनेश की भाव तुरंत बदल गई। नाम बोल उसका। इंदौर शहर में किस माइकलाल में हिम्मत है कि तुझ पे हाथ उठा सके? देव बताना तो चाहता था, लेकिन बताता भी तो क्या कि एक निकम्मे पति से मार खाई थी उसने। ये उसकी शान के खिलाफ था। वो एक लड़का था और उसके कुछ दोस्त थे, अकेला होता तो बताता। देव हिचकिचा रहा था। दिनेश को इस बात की भनक लग चुकी थी। क्या चाहिए बोल। देव हिचकिचाते हुए बोला, चाचा, आपके फोन में उन लोगों के नंबर है ना जो मेरे लिए उस लड़के के हाथ पैर तोड़वा सकते हैं? आप मुझे वो नंबर दे सकते हैं? मेरा एक काम करवाना था मुझे। देव की बात सुनते ही दिनेश ने धीमी आवाज में उसे समझाया। तू मेरे बेटे जैसा है, इसलिए बता रहा हूँ। अभी हालात ठीक नहीं है, कुछ उलट पुलट हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ये सुन के देव ने अपनी बात पर थोड़ा और जोर दिया। चाचा प्लीज, मुझे सिर्फ उसके हाथ पैर तोड़वाने और कुछ भी नहीं। दिनेश अब भी मना नहीं कर पाया और अपनी जेब से फोन निकालकर उसे देने लगा, पर तभी हाथ वापस खींच लिया। नाम क्या है उसका? नाम नहीं पता मुझे, मेरी क्लासमेट का पति है, बस मामूली आदमी, कुछ ज्यादा नहीं। एक बात और, अगर कुछ कांड हुआ ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर याद रखना, ये चाचा नहीं होगा तेरा। देव ने ये बात समझाने का नाटक किया और तुरंत वहां से निकल गया। टांग किसे तोड़वानी है? मुझे तो उसकी लाश चाहिए। इसी सोच के साथ देव ने दिनेश के फोन से कॉल किया। हेलो, एक आदमी की सुपारी देनी है, सीधा लाश चाहिए, बदले में 20 लाख रुपए दूंगा। देव ने फोन कट किया। पुलिस से तो बच गया, अब हेडशॉट से कैसे बची? उसको क्या मालूम था कि वो किससे भिड़ रहा था। अपने कर्मों से अनजान देव मुस्कुराता हुआ वहां से निकल गया। वहीं दूर ग्वालियर राजमहल से एक गाड़ी इंदौर के लिए निकल चुकी थी। राजगुरु को उनके बॉडीगार्ड ने कहा, सर कल के सफर का इंतजाम हो चुका है, हम सुबह 9 बजे इंदौर पहुंच जाएंगे। आज राजगुरु की आंखों में आंसू थे। बॉडीगार्ड ने आंसू देखकर राजगुरु से पूछा, क्या हुआ सर, कुछ बात है क्या? आपकी आंखों में आंसू? जब से शिवाय को देखा तब से खुशी के ये आंसू थम नहीं रहे हैं। इतने सालों से इंतजार था इस पल का, 3 साल हो गए उसे देखे बिना, और अब कल उसे देखना नसीब होगा। जय महाकाल, जय महाकाल की जय। इंदौर के विजयनगर में एक होटल में शिवाय ने चेक इन किया। रूम में जाते ही वो बेड पे बैठ गया। इस वक्त शिवाय के मन में काफी सवाल थे। कहीं नंदिनी वही लड़की तो नहीं? अगर नंदिनी वही लड़की हुई तो
तो कैसे अपना पाऊंगा मैं उसे? मेरी इज्जत का क्या होगा? सही कर रहा हूं या गलत, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। इन्हीं सवालों से परेशान होकर शिवाय ने अपनी आंखें बंद करके हाथ जोड़े। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे महाकाल, मैं सब आप पर छोड़ रहा हूं। फिर आंखें खोल के उसने कहा, कल कोर्ट में मिलते हैं नंदिनी बजाज। अगली सुबह नंदिनी और यश फैमिली कोर्ट जाने के लिए रेडी हो चुके थे, लेकिन शिवाय का कहीं अता पता नहीं था। रेखा भी उसी को ढूंढ ढूंढ कर परेशान थी। पता नहीं कहाँ गया है निकम्मा शिवाय। ऐसे तुम्हें डिवोर्स का लालच देकर ना जाने किस बिल में छुपाई चूहा। छोड़ो ना मॉम, यहाँ नहीं तो वहाँ आ जाएगा। और वैसे भी आज तो कैसे भी करके मैं उसे डिवोर्स देकर ही रहूंगी। So you don't worry. चल रही? यस। उधर शिवाय महाकाल की पूजा अभिषेक कर रहा था। पूजा के बाद उसने जमीन को छूकर साष्टांग प्रणाम किया और मंदिर से बाहर निकल गया। आज उसके चेहरे पर ऐसा तेज था जो उसने जिंदगी में कभी महसूस नहीं किया था। जिन लोगों ने अभी तक उसे धुतकारा था, अब वो उन सब लोगों को बता देना चाहता था कि असली शिवाय कौन था। इधर दूसरी तरफ बजाज फैमिली के सभी लोग और यश फैमिली कोर्ट पहुंच चुके थे और शिवाय का इंतजार करें। नंदिनी अपने वकील से बात करने चली गई थी। रेखा और यश दोनों अकेले ही रह गए थे। बेटा जी मेरे बेटे को खुश रख पाओगे ना? जी बिल्कुल, खुद से ही हो सब। और वैसे भी मेरी कंपनी बहुत बड़ी बिजनेस डील करने वाली है, वो भी इंडस ग्रुप के साथ। तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार वो डील फाइनल होगी, उसके बाद आपकी बेटी करोड़ों में मिलेगी। वाह, इंडस ग्रुप, वो तो बहुत बड़ी कंपनी है। बेटा सच बोल, मुझे भी बहुत शौक था खेत कूद करने का, लेकिन मेरी उम्र की वजह से मैं करोड़ों का बोझ नहीं उठा पाती। बस लाखों से ही खुश हो जाऊंगी। क्यों नहीं, इधर आपकी बेटी मेरी हुई और उधर सब कुछ आपका। इतना सुनकर रेखा को तसल्ली हुई कि उसे फ्यूचर की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। दूसरी ओर शिवाय अपने वादे के मुताबिक कोर्ट पहुंचा और नंदिनी को उसके वकील के साथ देखा। उसे देखकर शिवाय के मन में एक अजीब सी उलझन मच गई। नंदिनी, आज आखिरी बार तुमसे पूछ रहा हूं, 12 साल पहले जो कुछ भी हुआ था, क्या तुम्हें सच में याद नहीं है? 12 साल तुम्हारी घिसी पिटी बातें सुनते सुनते ना मेरे कान पक गए। तो अपनी बकवास बंद करो और डिवोर्स पेपर्स पे साइन करो। नंदिनी ने शिवाय को ऑर्डर दिया और उसके सामने पेपर्स रख दिए, मानो उसे इस दिन का बरसों से इंतजार रहा हो। डोंट डू इट, डू इट। नंदिनी, इस फटीचे को डिवोर्स देकर तुम बहुत अच्छा करोगे। बजाज फैमिली के टुकड़ों पर पड़ने वाले अब तेरा क्या हुआ? शिवाय ने पेपर्स पे जैसे ही साइन किया, वैसे ही बजाज फैमिली और यश वहां से चले गए। वो अब शिवाय को एक पल भी नहीं देखना चाहते थे।
शिवाय कोर्ट के बाहर निकला ही था कि एक लग्जरी कार कोर्ट के सामने आकर रुक गई। कार का दरवाजा खुला। सर पर शाही पगड़ी बांधे गाड़ी से उतरे शिवाय को सामने देख के वो खुशी से फूले ना समाये। शिवाय राजगुरु को देख खुश हुआ। शिवाय ने उनके पैर छुए। राजमहल तुम्हारा इंतजार कर रहा है बेटा। एक राजा के बिना महल अधूरा है। अब ये बूढ़े कंधे जिम्मेदारियों का बोझ नहीं उठा सकते बेटा। चलो। शिवाय मन में एक पहेली लिए अपने पुरानी दुनिया में वापस लौट रहा था। तभी फोन बजा। कॉल इंडस ग्रुप के दिनेश सिंह का था। जैसे जैसे फोन पर बात आगे बढ़ती गई वैसे वैसे शिवाय के चेहरे पर भाव भी बदलने लगे। फोन काट के शिवाय ने ड्राइवर से कहा, गाड़ी इंडस टावर ले लो जल्दी। राजगुरु ये सुन के खुश नहीं थे, लेकिन अब शिवाय ने बोल दिया तो बोल दिया। वो शिवाय की बात नहीं काट सकते थे। वहीं पिछली शाम शहर के बीचों बीच एक सीक्रेट क्लब के बेसमेंट में, जहां सभी तरह के लीगल काम होते थे, एक शानदार मीटिंग रखी गई जिसमें हत्यारे, शार्प शूटर्स और अंडरवर्ल्ड में नए भर्ती हुए लोग एक बड़े से हॉल में मौजूद थे। आज से चाहे ईस्ट का मार्केट हो या वेस्ट स्ट्रीट, हम सभी को एक नाम याद रखना होगा, मेजर शिवा। अब क्योंकि मेजर ने फिर से आने का फैसला किया है तो हमें अपने मतभेद त्याग कर उनका स्वागत करना चाहिए। भूलिएगा मत, मेजर ने जो हम सब लोगों के लिए किया। मीटिंग जोरों शोरों पर थी। टेबल बजाकर सभी ने इस बात का समर्थन भी किया। पीछे खड़े दो नए किलर्स तागा और तेजा थोड़े कंफ्यूज थे। ये कौन है? इसकी बातें हो रही है, तू जानता है क्या? ना, बिल्कुल नहीं। वो देख HR बैठा है, चल उससे पूछते। क्योंकि हेडशॉट इस बिजनेस का पुराना सूरमा था तो उन्होंने हेडशॉट से पूछना सही समझा। HR भाई, आप हमसे काफ़ी समय से यहाँ हो, काफ़ी एक्सपीरियंस भी हो। क्या आप जानते हैं ये मेजर शिवा कौन है? माँ कसम, अगर ये पार्टी नहीं चल रही थी ना तो तुम दोनों को जिंदा गाड़ देता और हमारे सामने खड़े होने की हिम्मत की। क्या तुम लोग जानते हो 5 साल पहले क्या हुआ था? यही तो हम जानना चाहते हैं। 5 साल पहले अंडरवर्ल्ड पे एक सनकी आदमी आया था। वो भी किसी को मार देता था, काट देता था, यहाँ तक के जला भी देता था। पर उसका एक सपना था, पूरे इंडिया के अंडरवर्ल्ड पे राज करने का। तो कहते हैं ना, हर कहानी में विलन को मारने के लिए हीरो को आना पड़ता है, और अपनी कहानी का एक ही हीरो है, मेजर शिवा। जब मेजर आए ना, उस बंदे की हालत पतली कर दी, यहाँ तक के रातों रात उसकी बनाई हुई अंडरवर्ल्ड तबाह कर दिया। मुझे आज भी याद है उनके गले का रुद्राक्ष माला। फिर क्या हुआ? उन्होंने सभी को चिता भीतर कर दिया। अपनी नाकों से देखा था 735 प्रोफेशनल किलर को मारते हुए, और वो भी बिना किसी हथियार के। उस बंदी की संगत में मैं भी न जाने कितने मासूमियों की हत्या की। फिर क्या था, मेजर ने मुझे इतना मारा, चेहरे पर दाग दिख गया। इस दाग के ताव पे मैं उनका भक्त हो गया। महादेव का रूप है वो। हम जैसे बुरे लोगों के साथ भी इतना अच्छा किया। ये निशान आज भी मुझे उनकी याद दिलाता है। ये सुनकर तागा और तेजा की आंखें फटी की फटी रह गई। उन्हें बिल्कुल यकीन नहीं हुआ कि धरती पर कोई इस तरह का आदमी भी हो सकता है। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है तुम कुछ भी कहोगे हम और उस पर यकीन करेंगे? क्या तुमने देखा है उन्हें कभी? मिले हो कभी उनसे? उस अंधेरी काली रात में एक अकेला शेर सभी गिदड़ों पे भारी पड़ा, समझे? निकले यहां से।
मालिक, देव बोल रहा हूँ, दिनेश का भतीजा। माँ कसम छोटे मालिक, आपकी आवाज़ डिट्टो मालिक जैसी है। बताओ क्या काम है? एक आदमी का एनकाउंटर करवाना था। माफ़ कीजिएगा, अभी मैं कोई काम नहीं ले सकता। 5 लाख दूं तो भी नहीं? माँ कसम, बात पैसों की नहीं है। अभी समय ठीक नहीं चल रहा है, कुछ रूल्स है जो मुझे फॉलो करना पड़ता है। और अगर 10 लाख दूं तो? आप समझ रहे हैं मालिक, मैं मजबूर हूँ, मैं नहीं कर सकता। और अगर मैं 20 लाख दूं तो? अरे मालिक, 20 लाख में मैं खुद को गोली मार लूँ। आप उसका फोटो भेज दो। उसका नाम क्या है? शिवाय नाम है उसका, बजाज फैमिली का दामाद। फोटो भेजता हूँ उसकी। ओके। मीटिंग रूम की शांति दिनेश ने तोड़ी। उसने उस लड़की की सारी जानकारी शिवाय को बतानी शुरू की। सर, आपके कहने पर हमने 12 साल पुराने मामले की दोबारा जांच की है और इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला है कि 35 साल पहले नंदिनी के पापा केशव बजाज वंदना नाम की किसी लड़की से प्यार करते थे। वंदना गरीब थी, इसलिए केशव के पिता रघुबीर बजाज ने उनकी शादी ज़बरदस्ती रेखा नाम की किसी लड़की से करवा दी। केशव शादी की बात भी वंदना से मिलते रहे। इस फैमिली ने ये बात को आज तक सीक्रेट रखा है। ये देखिए उन दोनों लड़कियों की बर्थ सर्टिफिकेट्स और ये वो दूसरी बेटी की फोटो। दिनेश एक एक करके सारे सबूत शिवाय को दिखा रहा था। अंधविश्वास और अंधा प्यार कितना खतरनाक होता है, आज ये बात शिवाय समझ चुका था। नंदिनी के दादाजी पर किए गए अंधविश्वास ने ही शिवाय से उसका सब कुछ छीन लिया था। उन्होंने ही सफाई से शिवाय को कन्विंस कर लिया था कि 12 साल पहले वो जिससे मिला था वो नंदिनी ही थी। वहीं दूसरी तरफ नंदिनी काफी परेशान थी, क्योंकि जब वो कोर्ट से लौट रही थी तो उसके सामने से लग्जरी कार्स निकली थी। उसे पूरा यकीन था कि उसने उन गाड़ियों में शिवाय को देखा था। माँ, मुझे ना 100% कॉन्फिडेंस है, उस ब्लैक एसयूवी में शिवाय ही था। बेटा तू क्या फालतू बात कर रही है? वो फटीचर शिवाय की क्या औकात जो इतनी महंगी गाड़ियों में घूमे? नहीं माँ, लेकिन वो ही था। तू बस यश पे ध्यान दे। उसकी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट अगर इंडस ग्रुप के साथ हो गया तो बस हम उसके पैसों से ऐश करें। नंदिनी को भी रेखा की बात सही लगी। उसने अपना मूड ठीक किया। शिवाय ने फोटो देखते ही चौंक कर उसे कसकर पकड़ लिया, मानो बरसों से भटकती उसकी रूह को अचानक ठिकाना मिल गया हो। उसकी आंखें तस्वीर पर जमी थी, दिल बेकाबू धड़क रहा था। ये वही लड़की थी जिसे उसने कभी अपना सब कुछ मान लिया था। ये तो वही लड़की है जो मेरे साथ थी। कहीं बजाज परिवार की नाजायज बेटी तो नहीं? और इन दोनों बहनें की शक्लें एक जैसी क्यों हैं? जी सर, ये वही नाजायज बेटी अवंतिका है। इसे जन्म देते ही वंदना जी की डेथ हो गई थी और नंदिनी के साथ आपकी शादी से पहले ही इनके दादाजी ने अवंतिका को हॉस्टल भेज दिया ताकि वो आपके सामने ना आ सके। अवंतिका को 12 साल पहले आप चाइल्ड ट्रैफिकिंग के दौरान ही मिले थे। 12 साल! बस ये सुनते ही शिवाय का अतीत उसकी आंखों के सामने आ गया। वो रात जब उसने अवंतिका को गुंडों से बचाया था, वो पल जब उसने उसकी मासूम आंखों में अपना पूरा भविष्य देख लिया था, वो पहली नजर का प्यार जो दोनों को हो गया था। ये लड़की तो उस दिन मेरे साथ थी। अगर मुझे पता होता कि ये वही लड़की है जिससे मैंने इतना प्यार किया था और ये मुझसे इतने सालों तक दूर रही, तो महादेव की कसम मैं इसे पाने के लिए सारी हदें पार कर देता। मैंने उससे वादा किया था कि जब वो 20 साल की हो जाएगी तो मैं उससे शादी करूंगा। जब तुम 20 साल की हो जाओगी मैं तुमसे जरूर मिलने आऊंगा और तुमसे जरूर शादी करूंगा। और मैं अपना वादा नहीं निभा सका। आज तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बच गई। अब मैं भी महादेव से रोज प्रार्थना करूंगी कि तुम जल्द से जल्द मुझे लेने आओ। अपने ख्यालों से बाहर निकलकर शिवाय ने खुद को संभालते हुए दिनेश से पूछा, अभी अवंतिका कहाँ है? सर, मुझे जितना लास्ट पता है, आज दोपहर से अवंतिका गायब है। उसे कहीं बेचा गया है, जैसे बचपन में हुआ था, लेकिन उसकी एग्जैक्ट लोकेशन
कुछ ही देर में हमें पता चल जानी चाहिए। कौन है? सर, आपने मिस्टर यश जटावत को कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए बुलाया था। वो बाहर आपका वेट कर रहे हैं। टेल हिम टू वेट। हेलो, कुछ पता चला अवंतिका जी का? शिवाय के लिए सिर्फ अवंतिका मायने रखती थी। ऐसा लग रहा था मानो ये सब उसके खिलाफ कोई सोची समझी साजिश थी जो बजाज परिवार ने मिलकर रची थी। उसका दिल घबरा रहा था कहीं अवंतिका के साथ कुछ गलत ना हो जाए, लेकिन बदले में जो जवाब मिला। क्या हुआ? क्या हुआ अवंतिका को? सर, बड़ी गड़बड़ हो गई है। रेखा ने अवंतिका को थंडर नाइट क्लब में 2 करोड़ रुपए के लिए विकी नाम के किसी आदमी भेज दिया। शिवाय ने विकी का नाम सुना था। वो बेहद घटिया इंसान था। उसकी फितरत ही गंदी थी। लड़कियों को अपने पैसों और ताकत से खरीदना उसका शौक था। वो लड़कियों को सिर्फ एक सामान समझता था, उनकी बेबसी का फायदा उठाता था और उन्हें अपनी हवस का शिकार बनाता था। आज विकी की नजर एक नए शिकार पर थी और वो थी अवंतिका। विकी उसे भूखे कुत्ते की तरह देख रहा था। अवंतिका वहां का माहौल समझ चुकी थी, इसलिए जल्दी वहां से निकलना चाहती थी, लेकिन विकी के इरादे कुछ और ही थे। अवंतिका विकी से कुछ कह पाती इससे पहले ही देखे, मुझे पुलिस का कोई चक्कर नहीं चाहिए। तेरा सौदा है वो तेरा ही जिम्मा है। दूसरी तरफ ये सुनकर रेखा मुस्कुराई। अब ना ही इस लड़की का कोई नाम रहेगा और ना ही कोई पहचान। अवंतिका विकी की बात सुनकर डर गई। वो नजरें चुराकर अपने कपड़े एडजस्ट करने लगी। अवंतिका इतनी दूर क्यों बैठी हो? मेरे बगल में आके बैठ जा, डील साइन करनी है। ये सुनते ही अवंतिका के बदन में सिहरन दौड़ गई। विकी के इरादे अब उसे पूरी तरह समझ आ चुके थे। अवंतिका आज फिर से एक बड़ी मुसीबत में फंस गई थी। अचानक उसके दिमाग में बचपन की सारी यादें उमड़ पड़ी। कैसे रेखा उसे मारती थी और घर का सारा काम करवाती थी। वो पढ़ाई में नंदिनी से बेहतर थी, इसलिए रेखा ने उसे ग्रेजुएशन भी नहीं पूरा करने दिया। अवंतिका नंदिनी से ज्यादा खूबसूरत थी, इसलिए नंदिनी भी उससे जलती थी और आए दिन कुछ ना कुछ नुकसान करके उसका इल्जाम अवंतिका पर डाल देती थी। अवंतिका ने हर दिन जिल्लत और तकलीफ के साथ जिया था, सिर्फ इस उम्मीद में कि एक दिन वो 12 साल पहले वाला लड़का आएगा और उसे अपने साथ ले जाएगा। मुझे अभी के अभी थंडर नाइट क्लब जाना है। जल्दी से गाड़ी निकालो, फास्ट। और सुनो, आज हमारे बीच में जो भी बात हुई ना, इसके बारे में किसी को पता नहीं लगना चाहिए। मैं नहीं चाहता अवंतिका को मिलने से पहले मेरी सच्चाई सबको पता लगे। अवंतिका को विकी को बेच दिया है, ये सुनते ही शिवाय की आंखों में ज्वालामुखी धड़क उठा। उसकी गुस्से से लाल आंखें मानो अब पूरी दुनिया जला देंगी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओ, गार्ड की जॉब के लिए आए होंगे ना? और तुम्हें पता है यहाँ के गार्ड्स भी वेल क्वालिफाइड है। पर तुम टेंशन ना लो, तुम कल मेरे ऑफिस में आना, मैं तुम्हें अपना चपड़ासी रख लूँगा विथ 5000 सैलरी। डील? अबे ओए, तू मुझे कर दिखाएगा? हाँ, तू जानता भी है मैं इंडस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाला हूँ। जैसे इंडस कंपनी और मेरी कंपनी कोलैबोरेट कर लेगी ना, वैसे ही मैं यूँ चुटकियों में करोड़पति बन जाऊंगा, चुटकियों में। और तू गरीब का गरीब, समझा? और क्या नाम था उसका? नंदिनी। मैंने सुना है नंदिनी ने भी तुझे छोड़ दिया। मेरे पास तेरी बकवास सुनने के लिए टाइम नहीं है, साइड हट। अबे ओ 2 कौड़ी के आदमी, तू मुझे इग्नोर करके जा रहा है? एक बार ये कॉन्ट्रैक्ट साइन होने दे, फिर तुझे तेरी असलियत बताऊंगा। दिनेश, यश के साथ इंडस ग्रुप की कोई डील नहीं होगी। मिस्टर यश। क्या दिनेश जी फ्री हो गए? मैं उनके साथ अब कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता हूँ? दिनेश जी का ऑर्डर है कि वो आपके साथ में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहे हैं। क्या? ये क्या बकवास कर रहे हो आप? ये सब के बारे में तो मेरी उनसे पहली बात हो चुकी है। अरे मैं सब कुछ इस कॉन्ट्रैक्ट पे लगा चुका हूँ।
अगर ये डील नहीं हुई ना तो मैं सड़क पर आ जाऊंगा। आई एम सॉरी, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकते। ये मैनेजर का फैसला है। आपने हमारे कंपनी के बहुत बड़े आदमी को ऑफेंड किया है, उन्हीं के कहने पर ये डील कैंसिल की गई है। आप जल्दी यहाँ से निकल जाइए, वरना मुझे जबरदस्ती गार्ड्स को बुलाकर आपको यहाँ से निकलवाना पड़ेगा। गेट आउट। कौन हो सकता है? शिवाय? नहीं, वो तो नंदिनी का एक्स हस्बैंड है। नहीं, उसको उससे क्या लेना देना। यश को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा था। उसने इन 2 दिनों में किसी बड़े आदमी को ऑफेंड नहीं किया था, सिर्फ शिवाय को छोड़कर। यश अपने दिमाग पर बहुत जोर डाल रहा था, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ शिवाय ऑफिस बिल्डिंग के पार्किंग लॉट में आ गया। उसने कार स्टार्ट की और फुल स्पीड में वहां से निकल गया। उसे पता था 1 सेकंड की देरी भी अवंतिका की जिंदगी तबाह कर सकती है। हेलो मिस्टर देव, डोंट वेरी, आज इस आदमी को हम ठिकाने लगा के रहेंगे। चलो अच्छी बात है तुमने ये बात कही, अब कम से कम मैं तसल्ली से सो पाऊंगा। ठीक है। वहीं दूसरी तरफ देव भी अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए तैयार था। अब क्या होगा? क्या शिवाय अवंतिका को बचा पाएगा? क्या होगा जब शिवाय को पता चलेगा कि देव ने उसे मारने के लिए हेडशॉट को भेजा है और वो दिनेश का भतीजा भी है? यश की डील कैंसिल होने की खबर सुनकर रेखा और नंदिनी का क्या होगा? क्या यश को कभी पता चलेगा कि शिवाय कौन है? क्या शिवाय वक्त पर अवंतिका को विकी के चुंगल से बचा पाएगा? हे महाकाल, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आप अवंतिका का ख्याल रखें। शिवाय ने जोर से कार का एक्सीलरेटर दबाया और गाड़ी रफ्तार पकड़ते हुए शहर के सारे सिग्नल्स तोड़ती हुई थंडर नाइट क्लब की ओर बढ़ने लगी। वहीं दूसरी तरफ इंडिस ग्रुप से निकलते वक्त यश के दिमाग में एक ही सवाल था कि उसने किसे ओपन कर दिया था। यश की डर के मारे हालत खराब हुई। यश, डील साइन हो गई? भूलना मत, नंदिनी का बर्थडे आने वाला है। सारे कंपनी एम्प्लॉइज को इनवाइट करना, खास करके दिनेश जी को। नंदिनी और दिनेश जी की जान पहचान हो जाएगी ना तो हम सबके लिए अच्छा है। अरे मेरा मतलब है प्रोफेशनली हम सबके लिए अच्छा है। तो मेरी बात को कुछ गलत मत लो। शट अप, पागल हो गया क्या बुढ़िया? मेरी डील कैंसिल हो गई है। यश ने पहली बार इतनी बदतमीजी से रेखा से बात की थी। पर ऐसे कैसे हो सकता है? डील की बात तो पहले हो चुकी है ना। अरे मुझे क्या पता, मैं तो बर्बाद हो चुका हूँ, सड़क पे आ चुका हूँ। और आप कह रहे हो कि मैं आपकी बेटी के लिए बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करूं? इतना बोलकर उसने गुस्से में रेखा का फोन काट दिया। ये यश भी यूजलेस निकला, इसकी डील भी कैंसिल हो गई। क्या डील कैंसिल हो गई? इसका मतलब दिनेश जी मेरे बर्थडे पार्टी में नहीं आएंगे। हम हमारे कंपनी को बचाने के लिए 2 करोड़ कहाँ से आएंगे? हम दादाजी का बंगलो बेचते थे, एटलीस्ट उससे 2-3 करोड़ तो आ ही जाएंगे ना। शांत बेटा, घर बेचने की जरूरत नहीं है। अवंतिका रानी कब काम आएगी? विकी माफिया है जो अवंतिका को बहुत पसंद करता है। वो उसके लिए 2 करोड़ देने को तैयार है। 50 लाख तो एडवांस दे ही चुका है, बाकी का कल देगा। और तू यश की फिक्र मत कर, ये नहीं तो कोई और सही। और इस बार मैं तुझे इंदौर का सबसे रईस लड़का ढूंढूंगी जो बहुत बड़ी कंपनीज का मालिक होगा। उसका बिजनेस फॉरेन में भी होगा और सारे लोग उसके सामने सिर झुकाएंगे। नंदिनी ये सुनकर बहुत खुश हुई। रेखा इस सच से बिल्कुल अनजान थी कि जैसा लड़का वो नंदिनी के लिए ढूंढ रही थी, शिवाय बिल्कुल वैसा ही था जिसे उसने बिल्कुल गरीब समझकर धुतकार दिया था। मगर रेखा आज बहुत खुश थी क्योंकि एक तरफ उसे विकी से 50 लाख रुपए मिल गए थे और दूसरा अवंतिका से परमानेंट छुटकारा। दरअसल रेखा अवंतिका से नफरत करती थी और हमेशा उससे पीछा छुड़वाना चाहती थी। रेखा बचपन से ही अवंतिका का काल बनकर उसके पीछे पड़ी रहती थी। वो अपनी सौतन के इस कलंक को जिंदा नहीं देखना चाहती थी और इसीलिए रेखा ने कई बार अवंतिका की जान भी लेनी चाहिए, मगर अपने ससुर और कानून से डरकर अपने इस घटिया इरादे को अंजाम नहीं दे पाए। इसलिए आज कंपनी को बचाने के बहाने से ही सही उसे अवंतिका को अच्छा मौका मिल गया था। हालांकि एक कोशिश उसने 12 साल पहले भी की थी, अवंतिका को माफिया के हाथ बेचकर, लेकिन तब किस्मत से अवंतिका बच गई थी। पर इस बार रेखा को अपना प्लान सक्सेसफुल होता दिख रहा था।
कुछ देर के बाद थंडर नाइट क्लब पहुंचकर शिवाय ने कार को पार्क किया और एंट्रेंस की तरफ दौड़ पड़ा। इस 5 मंजिला इमारत में शहर के सारे इल्लीगल काम होते थे। शहर के सारे गुंडे माफिया हर रात यहाँ आते और अपने गलत कामों को अंजाम देते थे। शिवाय थंडर नाइट क्लब के काले कारनामों को जानता था, इसलिए अवंतिका के पास जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहता था। हेडशॉट भी सही मौके की तलाश में शिवाय के पीछे पीछे चल दिया। उसने कभी शिवाय और मेजर शिवा को नहीं देखा था, इसलिए उसे ये नहीं पता था कि वो किसे टारगेट कर रहा है। उधर जब शिवाय क्लब में दाखिल हो चुका था तो वहीं दूसरी तरफ अवंतिका इस वक्त सोफे पर घबराई हुई गई। विकी उसे देखकर पागल हो रहा था। वैसे तो विकी बेहद हवसी था और क्योंकि वो बहुत अमीर था इसलिए लड़कियां उसके पास पैसों के लिए आती थी, लेकिन अवंतिका जैसी लड़की उसे पहली बार मिली थी जिसके लिए 2 करोड़ आराम से दे सकता था। और 2 करोड़ में सिर्फ एक रात की बात नहीं थी। तो विकी, मैं आपसे यहाँ बिजनेस के सिलसिले में मिलने आई हूँ, प्लीज थोड़ा तमीज से पेश आइए। दरअसल रेखा ने अवंतिका को ये कहकर विकी से मिलने के लिए भेजा था कि विकी 2 करोड़ रुपए बजाज इंडस्ट्रीज पर इन्वेस्ट करना चाहता था, जिसके लिए अग्रीमेंट पेपर पर अवंतिका को उसके साइन करवाने थे। अवंतिका, इतनी जल्दी भी क्या है? डिस्कशन में कोऑपरेशन होना बहुत जरूरी है। चलो एक काम करते हैं, पहले साथ में डिनर करते हैं, फिर कोई अच्छी सी मूवी देखते। विक्की नाम का आदमी एक 28 साल की लड़की को लेकर आया था। कहाँ है वो? बता कहाँ है वो? तो पूरी गोलियां तुझमें उतार दी। अबे बोल। मैंने सुना है तुम बजाज फैमिली की नाजायज औलाद हो। तुम्हारे लिए जिंदगी कितनी मुश्किल रही होगी ना। देखो तुम्हारे कपड़े भी कितने सस्ते लग रहे हैं। मैं चाहूँ तो तुम्हें हर ब्रांड के कपड़े दिला सकता हूँ। बहुत पैसा है मेरे पास, बस एक बार मुझे अपनी बाहों में से। ये सुनते ही अवंतिका का खून खौल उठा। उसने विकी की आंखों में देखते हुए सख्त लहजे में कहा, मिस्टर विकी, मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो चंद पैसों के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बेचती। अपनी हद में रहेंगे तो बेहतर है। अवंतिका के ऐसे तेवर देख विकी का खून खौल गया और उसने कहा, तुम मुझे मना कर रही हो, मुझे नीचा दिखा रही हो? कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आप मेरी बातों का गलत मतलब मत निकालिए। हम डील की बात करने आए हैं तो प्लीज वो करते हैं ना, आप इन डॉक्यूमेंट्स पे प्लीज साइन कर दीजिए। अब विकी को अवंतिका पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसे अवंतिका का ये एटीट्यूड और ज्यादा अट्रैक्ट भी कर रहा था। अवंतिका की वो काली गहरी आंखें, वो मखमली होंठ, वो पतली सी गर्दन और वो मखमली बदन उसको पागल बना रहा था। वो अवंतिका को छूने के लिए पागल हो रहा था। उसने अवंतिका के सामने बोतल रखते हुए कहा, चलो एक काम करते हैं, ये बोतल खत्म करते हैं। तुम जहाँ बोलोगी वहां से कर दूंगा। अब अवंतिका से रहा नहीं गया और वो गुस्से से बोली, मिस्टर विकी, आपको साइन करना है तो कीजिए, वरना मत कीजिए। मैं चलती हूँ, गुड बाय। इतना कहकर अवंतिका ने अपना बैग उठाया और वहां से जाने लगी। तुमने क्या इसे पब्लिक वॉशरूम समझ के रखा है? जब मन आहा चले आए, जब मन चाहा तब चले गए। अवंतिका को विकी की इस करतूत पर घबराहट भी हो रही थी और गुस्सा भी आ रहा था। उधर हेडशॉट ने भी अपना पूरा प्लान तैयार किया। बंदूक उसके हाथ में थी और शिकार उसके सामने। तभी शिवाय को एक गेट पर एक बॉडीगार्ड दिखा। उसने बॉडीगार्ड को चीते की तरह फुर्ती से दबोच लिया। उधर दूसरी तरफ अवंतिका चिल्लाते हुए विकी से बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? प्लीज मुझे जाने दीजिए। तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हें यहाँ डॉक्यूमेंट पर साइन करने के लिए भेजा है? तो चुपचाप अभी मेरे पास आओ और मेरे कोर्ट में आके बैठ जाओ। अवंतिका को यह सुनकर जोर का झटका लगा। उसे इस घटियापन की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वो तो दादी के कहने पर यहाँ आई थी। नहीं नहीं, ये सच नहीं हो सकता। अवंतिका ने खुद को संभाला और फौरन दरवाजे की तरफ भागकर दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगी। बचाओ! जब दरवाजा नहीं खुला तो अवंतिका रोते हुए चिल्लाने लगी। उसे चिल्लाते देख विकी जोर से हंसा और बोला, चिल्लाओ, जितना चिल्लाना है उतना चिल्लाओ। दरवाजा खोलो। इतनी जल्दी भी क्या है?
जो मैं चाहता हूँ वो होता है। आज की रात तुम सिर्फ मेरी हो। अवंतिका पीछे हटने लगी, लेकिन तभी दरवाजा खुला और 2 बॉडीगार्ड्स अंदर आ गए। इसकी जिद तोड़ो ताकि इसको समझ में आए जो चीज मेरी है मेरी ही रहेगी। अब समझ में आया जिद करने का नतीजा क्या है? ओए शाणे किधर? अंदर जाना है मुझे। चल चल। वो कांप रही थी। उसने आखिरी बार 12 साल पहले वाले लड़के को और उसकी शादी करने के वादे को याद किया। महादेव की सौगंध, अगर तूने मुझे रोका ना तो। अबे नहीं जानते तो क्या कर लेगा शाणे? इधर शिवाय धीरे धीरे सारे बॉडीगार्ड्स का सामना करते हुए नाइट क्लब की भूल भुलैया में आगे बढ़ रहा था और देव के कहने पर हेडशॉट भी शिवाय का पीछा कर उसे मारने का मौका ढूंढ रहा था। क्या विकी अपने मकसद में आज कामयाब हो पाएगा? अब अवंतिका की जिंदगी क्या मोड़ लेगी? क्या शिवाय सही समय पर आकर अवंतिका को बचा पाएगा या वो हेडशॉट की गोली खाकर शिकार हो जाएगा? कौन है तू? नाम सुनेगा ना तो जान निकल जाएगी तेरी। चलो। ऐसे कैसे जाने दो? पूरे 2 करोड़ में मैंने इसकी सौतेली मां से। क्यों आशिक? अब तो मान ले हार, वरना निकालो तेरे लैला की जान। अब क्या होगा? शिवाय कैसे बचाएगा अवंतिका को और क्या है शिवाय की असली सच्चाई? जानने के लिए सुनिए आगे का किस्सा। अवंतिका खुद को बचाने के लिए छटपटा रही थी और विकी वो अपनी पूरी ताकत के साथ अवंतिका पे हावी होने की कोशिश कर रहा था। शिवाय की नजर सीधे उस चेहरे पर गई जो उसने 12 साल पहले देखा था। एक पल के लिए सब थम गया था। ये वही आंखें, वही होंठ और वही बाल थे। अवंतिका को देखकर शिवाय का दिल दुगनी तेजी से धड़कने लगा था। कौन है तू? नाम सुनेगा ना तो जान निकल जाएगी तेरी। ठीक हो तुम? तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे कैसे जाएगी? आखिरी बार कह रहा हूं तुझे, मेरे रास्ते से हट जा, नहीं तो जिंदा नहीं बचेगा। कौन है बे तू? हाँ, मेरे क्लब में आके मुझसे ही पंगा ले रहा है। मैं वो हूं जिसका चेहरा आज के बाद तू कभी भूल नहीं पाएगा। चलो। ऐसे कैसे जाने दो? पूरे 2 करोड़ में की सौतेली मां से। मर्द का बच्चा है ना, तो रोक के दिखा। शिवाय जिस तरह से विकी को मार रहा था उसे देखकर अवंतिका घबरा गई। उसे मालूम था कि विकी की पहुंच कहां तक थी। तुम जाओ यहाँ से, ये बहुत खतरनाक आदमी है। तुम चिंता क्यों करती हो? भोलेनाथ हमारे साथ है। इधर शिवाय भी उसे इधर उधर ढूंढने लगा। महादेव की कसम, आज मैं उसे जिंदा नहीं छोड़। शायद तुम समझ क्यों नहीं रहे, हम दोनों को मार डालेगा। मेरे साथ जो भी हो रहा है वो मेरी किस्मत है। तुम मेरी बदनसीबी के चक्कर में अपनी जान क्यों देना चाह रहे हो? लेकिन शिवाय को इन बातों से कोई असर नहीं हो रहा था। तुम्हें लगता है अगर ये तुम्हारी बदनसीबी है तो फिर ये समझ लो कि खुद महादेव ने मुझे यहाँ तुम्हारा नसीब बदलने भेजा है। शिवाय की ये बात सुनकर अवंतिका हक्की बक्की रह गई थी। एक पल के लिए उसके मन में ये सवाल उठा कि कहीं ये वही लड़का तो नहीं जिसे 12 साल पहले उसने शादी का प्रॉमिस किया था। विकी के एक फोन से नाइट क्लब में बॉडीगार्ड्स की भीड़ जमा हो गई थी। क्या करेंगे? मैंने कहा था निकल जाओ यहाँ से। आओ मेरे साथ। घबराहट के मारे अवंतिका का शरीर कांप रहा था।
लेकिन शिवाय के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। तुम यहीं रुको, बस 5 मिनट। शिवाय धड़कते हुए कोयले की तरह उन गार्ड्स की तरफ बढ़ने लगा। अगर तुम लोगों को अपनी जान प्यारी है ना, तो एक एक नहीं, सब एक साथ आओ। शिवाय उन सभी गार्ड्स को गंभीर नजरों से देख रहा था। गार्ड्स कुछ शिवाय की आंखें देखकर कहीं ना कहीं घबरा रहे थे। तूने इस खेल को और भी आसान बना दिया शिवाय। शिकार खुद चलकर पिंजड़े में आके आए। इस क्लब का चप्पा चप्पा पता है मुझे। ये सुनते ही सभी गार्ड्स शिवाय की तरफ भागे। अवंतिका शिवाय का ये रूप देखकर घबरा गई। कुछ सेकंड्स के बाद जब आवाज थमी तो अवंतिका ने अपनी आंखें खोली। सामने जो नजारा था उसे देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया। बस इतना ही दम है तुम लोगों में, हाँ? शिवाय को सही सलामत देखकर अवंतिका की जान में भी जान आ गई थी। बोला था ना मैंने, बस 5 मिनट। शिवाय अवंतिका का हाथ थामकर नीचे आया तो विकी ये नजारा देखकर हक्का बक्का रह गया। उसे तो लगा था कि वो शिवाय की लाश देखेगा, लेकिन यहाँ तो शिवाय जिंदा था। शिवाय, शिवाय तुम जाओ यहाँ से। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से तुम्हें नुकसान पहुंचे। तुम चिंता मत करो, खुद महादेव हमारे साथ है। इसको तो मैं सबक सिखाऊंगा आज। शिवाय विकी के काफी करीब पहुंच चुका था, लेकिन इससे पहले कि वो विकी से कुछ कहता, क्यों बासिक, अब तो मान ले हार। शिवाय ने भी पीछे मुड़कर देखा तो उसकी आंखें फटी फटी रह गई। वरना निकालो तेरे लैला की जान। शिवाय खुद अवंतिका को गन पॉइंट पर देखकर घबरा गया था। इस सिचुएशन से निपटने के लिए उसका शांत रहना जरूरी था। ए, जो बात करनी मुझसे कर, छोड़ दे उसे। बात क्या करनी है? मैं तो यहाँ काम निपटाने आया था। वैसे भी तेरे नान को सुपारी मिली थी। शिवाय को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी मरने की सुपारी कौन दे सकता था। उधर हेडशॉट भी बंदूक लोड करते हुए बोला, किंतु हाथ नहीं आ रहा था, इसीलिए दीदी को पकड़ना पड़ा। क्या हो गया? निकल गया दम? बेटा तुझे सच बता रहा हूँ, अगर मेजर नहीं आए होते ना तो आज तेरी जान निकाल लेता। मेजर? मेरी औकात तेरे मेजर से बहुत ऊपर की है। मेजर? शिवाय की ये बात हेडशॉट को पसंद नहीं आई। असल में हेडशॉट जिस मेजर के बारे में बात कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि शिवाय ही था। हंसता है हमारे बॉस पे, हमारे मेजर का मजाक उड़ा रहा है। इसे अभी मत मारना। मैं चाहता हूँ कि मेरे पैरों पे गिरे और नाक रगड़ कर माफी मांग। मैं और तेरे पैरों पे? सुना तूने? जल्दी से पैरों पे लपक ले, वरना नहीं मांगता माफी। क्या कर लेगा बोल? माफी तो तेरे बाप को ही मांगनी पड़ी। ये देखकर अवंतिका भी घबरा गई, लेकिन अब शिवाय के चेहरे पर कोई डर नहीं था। 3 तक गिनूंगा, अगर मुझे विक्की के पैरों पे नहीं दिखा तो इसका चैप्टर क्लोज। महाकाल बचा लो मुझे। मैं गिनता हूं, 1 2 फिर उसने अपनी जेब में हाथ डाला और धीरे से एक लाइटर निकाला। एक हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आई, जैसे ये लाइटर उसके कई दफन राजों का गवाह हो।
अवंतिका ने जब आंखें खोलकर देखा तो उसे पता चला कि हेडशॉट के हाथ कांप रहे थे। सिर्फ हाथ ही नहीं बल्कि उसका पूरा शरीर कांपने लगा था, सिर से पसीना टपकने लगा था, सांसें लंबी हो चुकी थी। 3। देखते ही देखते हेडशॉट घुटनों के बल जमीन पर गिर चुका था। उसकी हालत अधमरे इंसान की तरह लगने लगी थी। क्या शिवाय की असलियत सबके सामने आ जाएगी? क्या अवंतिका को पता चलेगा कि शिवाय उसका 12 साल पुराना प्यार था? क्यों डर गया था हेडशॉट शिवाय का मूनलाइटर देखकर, और आखिर क्यों वो शिवाय के सामने गिड़गिड़ा रहा था? बोला था ना 5 मिनट। ये बात सुनकर अवंतिका भी मुस्कुरा दी। कुछ सेकंड्स के बाद जब शिवाय अवंतिका का हाथ थामकर सीढ़ियों से नीचे आया तो विकी ये नजारा देखकर हक्का बक्का रह गया। उससे तो लगा था कि वो शिवाय की लाश देखेगा, लेकिन यहां तो शिवाय जिंदा था। ये देखकर विकी का गुस्सा और भी बढ़ गया, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। शिवाय ने गुस्से भरी नजरों से विकी को देखा और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे शिवाय उसके पास आ रहा था, विकी का गला सूखता जा रहा था। शिवाय विकी के काफी करीब पहुंच चुका था, लेकिन इससे पहले कि वो विकी से कुछ कहता, उसे पीछे से गोली चलने की आवाज आई। शिवाय ने भी पीछे मुड़कर देखा तो उसकी आंख फटी की फटी रह गई। किसी ने अवंतिका के सर पर गन लगा रखी थी। ये और कोई नहीं बल्कि हेडशॉट था। फिर हेडशॉट शिवाय के ऊपर हंसने लगा। क्यों बे आशिक, अब तो हार मान ले या निकालू तेरी लैला की जान। शिवाय खुद अवंतिका को गन पॉइंट पर देखकर घबरा गया था। इस सिचुएशन से निपटने के लिए उसका शांत रहना जरूरी था। ऐसे में उसने हेडशॉट से कहा, देखो तुम्हें जो भी बात करनी है मुझसे करो। बात किससे करनी है? मैं तो यहाँ काम निपटाने आया हूँ। वैसे तो सुपारी तेरे नाम की मिली थी, लेकिन तू हाथ नहीं आ रहा था तो दीदी को धरना पड़ा। शिवाय को समझ नहीं आ रहा था कि उसे मारने की सुपारी कौन दे सकता है। इससे पहले कि शिवाय कुछ कहता, विकी उछलते हुए बोला, अब क्या हुआ? निकल गया सारा दम। उधर हेडशॉट भी बंदूक लोड करते हुए बोला, बेटा तुझे सच बता रहा हूं, अगर हमारे मेजर नहीं आ रहे होते ना तो मां कसम यहीं पर गाड़ देता तुझे। शिवाय हेडशॉट की यह बात सुनकर अचानक से शांत हो गया। उसे हंसी आ गई। मेजर? तुम्हारे मेजर की मेरे सामने कोई औकात नहीं है। शिवाय की यह बात हेडशॉट को पसंद नहीं आई थी। असल में हेडशॉट जिस मेजर के बारे में बात कर रहा था वो और कोई नहीं बल्कि शिवाय ही था। हेडशॉट ने अवंतिका के सर से बंदूक हटाकर शिवाय पर निशाना साधते हुए कहा, हंसता है हमारे बॉस पर, हमारे मेजर का मजाक उड़ाता है। हेडशॉट का गुस्सा देखकर तुरंत विकी उसके पास आया और बोला, इसे अभी मत मारना, मैं चाहता हूं कि ये मेरे पैरों में गिरकर माफी मांगे। सुना तूने? जल्दी से पैरों को लपक ले। हेडशॉट ने जोर देते हुए शिवाय से कहा। शिवाय ने एक गहरी सांस ली और बोला, जो करना है कर, पर मैं माफी नहीं मांगूंगा। अबे माफी तो तेरे बाप को भी मांगनी पड़ेगी। और यह कहते हुए हेडशॉट ने बंदूक दोबारा अवंतिका के सर पर लगा दी। यह देखकर अवंतिका भी घबरा गई, लेकिन अब शिवाय के चेहरे पर कोई डर नहीं दिख रहा था। शिवाय जाके सोफा पर बैठ गया। अवंतिका भी कुछ समझ नहीं पा रही थी। 3 तक गिनूंगा, अगर तू मुझे विक्की के पैरों में नहीं दिखा तो इसका आज चैप्टर क्लोज। यह सुनते ही अवंतिका ने अपनी आंखें बंद कर ली। हे महाकाल बचा लो। लेकिन शिवाय के चेहरे पर एकदम शांत भाव थे। हेडशॉट को घूरते घूरते शिवाय ने अपनी जेब से सिगरेट का पैकेट निकाला। उसने पैकेट में से एक सिगरेट खींचकर बाहर निकाली, होठों के बीच फंसाई, फिर बिना परवाह के पैकेट को टेबल पर उछाल दिया। फिर उसने अपनी जेब में हाथ डाला और धीरे से एक लाइटर निकाला। उसकी उंगलियां मेटल के ठंडे एहसास पर ठहरी और एक हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आई, जैसे ये लाइटर उसके कई दफन राजों का गवाह रहा हो। अचानक ही अवंतिका को यह महसूस हुआ कि उसके सर पर लगी बंदूक अब हिलने लगी थी। अवंतिका ने जब आंखें खोलकर देखा तो उसे पता चला कि हेडशॉट के हाथ कांप रहे थे। सिर्फ हाथ ही नहीं बल्कि उसका पूरा शरीर ही कांपने लगा था। सर से पसीना टपकने लगा था, सांसें लंबी हो चुकी थी।
अवंतिका ये देखकर कंफ्यूज्ड हो गई थी कि जो इंसान अभी तक उसे मारने के लिए तैनात था वो एकदम से भीगी बिल्ली क्यों बन गया था। जैसे ही हेडशॉट के हाथ से बंदूक नीचे गिरी, विकी की नजर हेडशॉट पे गई। विकी ये समझ नहीं पा रहा था कि हेडशॉट को आखिर हुआ क्या था। देखते ही देखते हेडशॉट घुटनों के बल जमीन पे गिर चुका था। उसकी हालत अधमरे इंसान की तरह लगने लगी थी। अब देखते ही देखते खेल की बाजी बदल चुकी थी। क्या शिवाय की असलियत सबके सामने आ जाएगी? क्या अवंतिका को पता चलेगा कि शिवाय ही उसका 12 साल पुराना प्यार था? अवंतिका को यहां से इज्जत के साथ बाहर ले जाओ और गाड़ी में बिठाओ, शिवाय ने हेडशॉट से कहा। हेडशॉट ने तुरंत अवंतिका को बाहर गाड़ी में बैठाया और भागते हुए शिवाय के सामने वापस आ गया। खेल में अचानक पासा कैसे पलट गया था, अवंतिका को जरा भी समझ नहीं आ रहा था। वो बस खुश थी कि आज महाकाल ने एक फरिश्ते को भेजकर उसकी इज्जत और जान दोनों बचा ली थी। आप तो वही है, हेडशॉट ने शिवाय से कहा। उसकी आंखों में उसका डर साफ नजर आ रहा था, लेकिन वहां मौजूद विकी को हेडशॉट के इस डर का कारण समझ नहीं आ रहा था। इससे पहले कि वो किसी से कुछ पूछ पाता, हेडशॉट ने शिवाय के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, मुझे माफ कर दो मेजर, मुझसे गलती हो गई। आप मुझे सजा दो, आप मुझे जो सजा दोगे मुझे मंजूर है। उसकी ऐसी हालत देखकर शिवाय आराम से सोफा पर बैठा लाइटर से खेलते हुए मुस्कुरा रहा था। यह वही लाइटर था जो हेडशॉट ने 5 साल पहले उस लड़ाई के बाद देखा था, जिसमें मेजर ने अंडरवर्ल्ड किंग को हराया था। उस लाइटर पर मेजर गुदा हुआ था। कुछ सेकंड्स के बाद शिवाय ने लाइटर को टेबल पर रख दिया और हेडशॉट की तरफ देखते हुए विकी को सुनाने के लिए बोला, यहां पर अभी कुछ लोग कुछ कह रहे थे। क्या कह रहे थे? कि मुझे मेरे पैरों में गिरना होगा, मेरे बाप को भी मेरे पैरों में गिरना होगा, माफी मांगनी होगी, वगैरह वगैरह। शिवाय के मुंह से यह बात सुनते ही हेडशॉट का दिमाग और खराब हो गया। उसने गिड़गिड़ाते हुए बोला, इसका दिमाग खराब हो गया था मेजर, कुछ भी बकवास किए जा रहा था। और तुम शायद अवंतिका को मारने भी वाले थे। गलती हो गई मेजर। हेडशॉट ने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए। विकी को अब तक समझ में आ गया था कि शिवाय कोई छोटी मोटी चीज नहीं था। अगर विकी वक्त रहते शिवाय से माफी नहीं मांगेगा तो शिवाय इसी वक्त उसकी जान ले सकता था। ऐसे में वो भी शिवाय के पैरों में आकर गिरा और बोला, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आगे फिर ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। मां कसम, मैं कभी किसी लड़की के साथ ऐसा नहीं करूंगा। शिवाय ने विकी को हीन भावना से देखा और बोला, तुमने जो आज किया है वो माफी के लायक नहीं है। ऐसी हरकत तो कोई जानवर भी नहीं करता है। तुझे आज माफ कर भी दिया तो भी इस बात की क्या गारंटी है कि तू आगे से कभी ऐसा कुछ नहीं करेगा? शिवाय की यह बात सुनकर विकी सहम गया और हिचकिचाते हुए बोला, मेजर, मैं अपनी मां की कसम खा रहा हूं। मैं अपनी मां की कसम झूठी नहीं खाता। आज से हर औरत को देवी मानूंगा। शिवाय उसकी बात सुनकर मुस्कुराया और बोला, काश तुझे इस बात का एहसास पहले से होता, क्योंकि मैं तुझ जैसे राक्षस को सजा दिए बिना छोड़ने वाला नहीं हूं। उसने हेडशॉट को देखा और बोला, इस मामले में तुम मेरी मदद कर सकते हो? शिवाय का भरोसा जीतने का हेडशॉट के पास इससे अच्छा मौका नहीं था। उसने तुरंत कहा, जी मेजर, आप बस बताइए इससे कौन सी सजा दूं? शिवाय ने जवाब में गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम तो मुझे जानते हो ना हेडशॉट, मेरी तरह सोचो और इसे सजा दो। कहकर शिवाय खड़ा हुआ और बाहर चला गया। हेडशॉट ने विकी के ही कुछ गार्ड्स को बुलाया और बोला, इसे खड़ा करो, जल्दी जाओ। गार्ड्स तुरंत विकी की तरफ बढ़ने लगे। यह सुन के विकी और भी घबरा गया और उसने कहा, नहीं, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। साले, ज्यादा बोल रहा है। अगर तू लड़कियों के साथ ऐसा वैसा कर सकता है तो हम भी तेरे साथ ऐसा कर सकते हैं। हेडशॉट ने चिल्लाते हुए कहा। इधर नाइट क्लब के बाहर अवंतिका पहले से ही शिवाय की गाड़ी में बैठी थी। शिवाय ने भी कार में बैठने के लिए दरवाजा खोला ही था कि तभी नाइट क्लब के अंदर से विकी के चिल्लाने की आवाज आई। यह सुनकर अवंतिका ने शिवाय की तरफ देखा और बोली,
ये कैसी आवाज थी? क्या पता, अंदर कुछ हुआ होगा। तुम फिक्र मत करो अवंतिका। और उसने अपनी गाड़ी चालू कर ली। वैसे तुम हो कौन और तुम्हें किसने बताया कि मैं यहां हूं? अवंतिका ने यह सवाल शिवाय से पूछा। अवंतिका के मन में यही चल रहा था कि कहीं शिवाय वही लड़का तो नहीं जिसने 12 साल पहले उससे प्रॉमिस किया था। इससे पहले कि शिवाय अवंतिका की इस बात का जवाब दे पाता, अवंतिका का फोन बज उठा। यह रेखा का फोन था। उसका नाम देखते ही अवंतिका का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ चुका था। फिर भी अवंतिका ने फोन उठाया और उधर से रेखा ने कहा, बेटा, मैंने बस यही पूछने के लिए फोन किया था कि तू अभी विकी के साथ ही है ना? उसका यह सवाल सुनते ही अवंतिका भभक उठी और चिल्लाते हुए बोली, आप जैसी औरत मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। मैं आपकी बात मान के यहाँ आई और यहाँ आकर मुझे पता चला कि आपने मुझे उस हैवान को बेच दिया है। यह सुनते ही रेखा का भी पारा गर्म हो गया। वो समझ गई थी कि अवंतिका विकी के साथ नहीं थी। ऐसे में उसने कहा, तुम मेरे ऊपर चिल्ला रही है? तुझे तो मुझे शुक्रिया कहना चाहिए था, वरना तुझे विक्की जितना अमीर आदमी क्या कभी मिल पाता? ये सब आपने मेरी जिंदगी बनाने के लिए नहीं, अपनी जिंदगी बनाने के लिए किया है। पैसे लिए आपने उससे मेरे बदले में। लेकिन तेरी प्यारी दादी को तो सब पता ही था ना, उन्होंने ही तुझे समझाया था वहां जाने के लिए। आप सभी लोग एक जैसे ही हो। ये कहते हुए अवंतिका का गला भर आया था। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे थे। शिवाय जो कि बगल में बैठा था, वो सारी बातें सुन रहा था। उसे भी अवंतिका के लिए बुरा लग रहा था। उससे रहा नहीं गया और उसने अवंतिका के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अवंतिका रिलैक्स, तुम अब सेफ हो, फिक्र मत करो। रेखा ने शिवाय की यह आवाज पहचान ली थी। उसने गुस्से में कहा, तू इसके साथ क्या कर रहा है? नंदिनी को डिवोर्स देने के बाद भी हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा क्या? रेखा की यह बात सुन के अवंतिका शॉक्ड हो गई। उसने सपने में भी यह नहीं सोचा था कि शिवाय और कोई नहीं बल्कि नंदिनी का एक्स हस्बैंड था। लेकिन अब अवंतिका को रेखा की एक भी बात नहीं सुननी थी और अवंतिका ने कॉल काट दिया। पर अभी भी अवंतिका के आंसू नहीं रुके थे। उसके दिल में बहुत कुछ था जो वो बाहर निकालना चाहती थी। जब उससे रहा नहीं गया तो उसने रोते हुए कहा, मेरी जिंदगी खराब है। पहले तो मुझे उस लड़के ने धोखा दिया जिसके इंतजार में मैं पागलों की तरह बजाज फैमिली की हर बात मानती रही, इस उम्मीद में कि एक दिन वो लड़का आएगा। लेकिन मैं ही पागल थी जो उसकी बातों में आ गई। और अब ये दादी। अवंतिका को ये कहते सुनकर शिवाय का दिल उसके लिए टूट रहा था। उसने अवंतिका की तरफ देखते हुए कहा, महाकाल जो भी करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं, वो तुम्हारा बुरा कभी नहीं करेंगे। शिवाय ने समझाया और अवंतिका को अपने आंसू पोंछने के लिए रुमाल दे दिया। उसने शिवाय से रुमाल लिया और अपने आंसू पोंछने लगी। अब अवंतिका भी थोड़ी शांत थी। उसने पहले एक नजर शिवाय को देखा और फिर एक गहरी सांस लेते हुए बोली, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें ठीक से थैंक यू तक नहीं बोला। आज तुम टाइम पर नहीं आते तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। अच्छा, लेकिन मुझे तो लग रहा था कि मुझे आने में काफी देर हो गई। बीते 3 सालों को याद करके शिवाय ने धीमी आवाज में कहा। अवंतिका शिवाय की बात सुन नहीं पाई। उल्टा उसने शिवाय से पूछा, तुम वही हो ना जिसकी बातें ऑलमोस्ट पूरे शहर में होती है, निकम्मा हस्बैंड, राइट? सॉरी, एक्चुअली लोग तुम्हारे बारे में यही कहते हैं, लेकिन मुझे तो तुम कहीं से भी निकम्मे नहीं लगे। बल्कि तुम जैसा हस्बैंड किसी लड़की को मिल जाए तो उसकी जिंदगी जन्नत हो जाए। यह सुनकर शिवाय शर्मा गया और उसने एक नजर अवंतिका पर डाली। फिर बात का रुख मोड़ते हुए अवंतिका ने वो सवाल पूछा जो वो जानने के लिए बेसब्र थी, और तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे विकी के पास भेज दिया गया है? तुम्हारे किसी रिश्तेदार को बात करते हुए सुन लिया था। अब मैडम, अगर आपके सारे सवाल खत्म हो गए हो तो क्या मैं खुद सवाल पूछ सकता हूं? अवंतिका यह सुनकर शिवाय की तरफ देखने लगी। तुम ठीक हो ना अवंतिका? शिवाय की आवाज में हल्की चिंता थी। अवंतिका ने धीरे से हां में सिर हिला दिया।
आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर। और शिवाय एक विनाशक के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।